डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आईपैक कार्यालय पर ईडी की छापेमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की स्थगन मांग खारिज की। कानूनी सुरक्षा के अधीन ईडी जांच को जारी रहेगी। अधिकारियों को कानूनन जांच प्रक्रियाओं में बाधा न डालने का निर्देश। एनसीएलटी ने जयप्रकाश एसोसिएट्स के लिए अडानी की समाधान योजना को दी मंजूरी। वेदांता की चुनौती को एनसीएलटी ने खारिज किया। एनसीएलटी में वेदांता अपील कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के अवैध मंदिर हटाने के आदेश को रद्द किया। कहा, एनजीटी का अधिकार क्षेत्र पर्यावरणीय मुद्दों तक सीमित। नगरपालिका कानून उल्लंघन एनजीटी के दायरे से बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने बाराबंकी हिंसा की निंदा। वकीलों की हिंसा को नोबल पेशे के लिए दाग बताया। टोल प्लाजा कर्मचारियों को जमानत पर रिहा किया। बार काउंसिल से उचित कार्यवाही का आग्रह किया। सुनवाई दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में स्थानांतरित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके हमसे कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बाल विवाह निरोधक कानून पर जानकारी देंगे। हमारे कानूनी विशेषज्ञ राम नरेश यादव जी आपको इस विषय पर ज्यादा जानकारी देंगे। नमस्कार राम नरेश यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। अगर आपका इस पर कोई सवाल है तो आप फ़ोन करके हमसे राय ले सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0120612793 हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 0120612793। वापस चलेंगे हमारे आज के विशेष अधिवक्ता राम नरेश यादव जी के पास। आपसे जानना चाहेंगे राम नरेश यादव जी कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929 का मुख्य उद्देश्य क्या है? शालिनी जी, इस अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है वो बाल विवाह की जो कुरीति है, यानी जो उनकी माल प्रैक्टिसेस है, उनको रोकना और उसे प्रतिबंधित करना था। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में बच्चों का विवाह बहुत कम उम्र में कर दिया जाता था, जिससे उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। इस कानून के माध्यम से सरकार समाज में एक सामाजिक सुधार लाना चाहती थी। मुख्य उद्देश्यों में कम उम्र में विवाह के कारण होने वाली मृत्यु दर, यानी जो मोर्टेलिटी रेट है, उसको कम करना था। दूसरा, विशेष रूप से जो बालिकाओं के जो स्वास्थ्य है उसकी रक्षा करना इसमें शामिल था। कम उम्र में मां बनने से लड़कियों के जीवन को खतरा रहता था, जिसे ये अधिनियम नियंत्रित करने का प्रयास करता था जी। इसके अलावा इसका मुख्य जो उद्देश्य समाज को ये संदेश देना था कि विवाह केवल अडल्टहुड, यानी कि जब वयस्क हो जाते हैं उसके प्राप्त करने के बाद ही किया जाना चाहिए। हालांकि इस अधिनियम की एक बड़ी विशेषता यह थी कि इसने बाल विवाह को वॉइड, यानी कि अवैध घोषित नहीं किया, बल्कि उसको केवल पनिशेबल बनाया ताकि समाज धीरे धीरे इस बदलाव को स्वीकार कर सके। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अधिनियम के अनुसार बाल विवाह की परिभाषा क्या है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929 के अनुसार बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज का अर्थ है उस विवाह से है जिसमें कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, जो अनुबंधित पक्ष हैं, उनमें से कोई भी एक बालक यानी कि एक चाइल्ड हो। यहाँ अनुबंधित पक्षों का तात्पर्य दूल्हा और दुल्हन से है। यदि विवाह के समय लड़का या लड़की अधिनियम द्वारा निर्धारित आयु सीमा से कम है तो ऐसे मिलन को कानून की दृष्टि में बाल विवाह माना जाता है। अधिनियम ये भी स्पष्ट करता है कि जो विवाह की सेरेमनी यानी जो रस्में हैं, चाहे किसी भी धर्म, परंपरा या रीति रिवाज के अनुसार संपन्न की गई हो, यदि आयु की शर्त पूरी नहीं होती तो वह इस कानून के दायरे से में आता है। ये परिभाषा विवाह करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक और मानसिक जो मैच्योरिटी है उसको सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी। कानून का मानना था कि एक निश्चित आयु से पहले व्यक्ति विवाह की जिम्मेदारियां और उसके परिणामों को समझने में सक्षम नहीं होता है, इसलिए ये
कानून आया और बाल विवाह को उसमें निषेध किया गया। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अधिनियम के तहत लड़के और लड़की के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? शालिनी, जब 1929 में ये अधिनियम मूल रूप से लागू हुआ था, तब जी। विवाह की जो न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। जी। समय के साथ समाज की बदलती जरूरतें और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को देखते हुए इस आयु की सीमा में एक संशोधन यानी अमेंडमेंट किए गए और 1949 में लड़कियों की आयु बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई। बाद में 1978 के जो महत्वपूर्ण संशोधन है, उसके माध्यम से विवाह के लिए जो न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दी गई। यह आयु सीमा आज भी भारत में विवाह के लिए मानक मानी जाती है। जी। हालांकि अब 2006 का नया अधिनियम प्रभावी है। आयु निर्धारित करने का जो मुख्य वैज्ञानिक आधार यह था कि 18 वर्ष की आयु तक लड़की का शरीर गर्भधारण के लिए शारीरिक रूप से तैयार हो जाता है और 21 वर्ष तक लड़का आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर होने की दिशा में बढ़ जाता है। इसलिए ये 18 और 21 एज उसमें की गई है। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाल विवाह को रोकने के लिए इस अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए हैं? अधिनियम में बाल विवाह को रोकने के लिए जो मुख्य रूप से जो दंडात्मक प्रावधान और इंजंक्शंस का जो उपयोग किया गया है, इसका सबसे शक्तिशाली जो हथियार है अदालत द्वारा जारी किए जाने वाले इंजंक्शंस है, यानी कि स्टे ऑर्डर्स है। यदि अदालत को यह सूचना मिलती है कि कोई बाल विवाह होने वाला है, तो वह उस विवाह को रोकने का आदेश जारी कर सकती है, यानी कि उसको स्टे कर सकती है। अगर उनको लगता है कि कहीं बाल विवाह की कोई कंप्लेंट आई है और उनको ये इंफॉर्मेशन कहीं से मिली है, तो स्टे ऑर्डर लगा सकती है। इसके अलावा अधिनियम उन सभी पक्षों को उत्तरदायी यानी अकाउंटेबल ठहराता है जो विवाह में शामिल होते हैं। इसमें केवल दूल्हा ही नहीं बल्कि विवाह आयोजित करने वाले माता पिता, अभिभावक यानी गार्जियंस और विवाह संपन्न कराने वाले व्यक्ति जैसे पंडित या मौलवी भी इसमें शामिल है। अधिनियम का यह भी प्रावधान है कि यदि किसी क्षेत्र में बाल विवाह की संभावना अधिक है जी। तो मजिस्ट्रेट स्वयं संज्ञान या कि सुओ मोटो लेकर या किसी शिकायत के आधार पर कार्रवाई कर सकता है। ये प्रिवेंटिव जो दृष्टिकोण है समाज में कानून का डर पैदा करने के लिए बनाया गया था। तो इसमें सभी जो अधिकार दिए गए हैं मजिस्ट्रेट को, अगर कोई शिकायत भी नहीं मिलती है और उन्हें कहीं से ये भनक लगती है बाल विवाह हो रहा है, तो सुओ मोटो अपने आप भी वहाँ एक्शन ले सकते हैं और उस बाल विवाह को रोक सकते हैं। जी, आगे हम आपसे जानेंगे कि अधिनियम के उल्लंघन पर क्या दंड निर्धारित किया गया है। 1929 के अधिनियम के तहत दंड की व्यवस्था उल्लंघन करने वाले की भूमिका पर निर्भर करती थी। इसके तहत 3 जो कैटेगरीज में दंड दिया जाता था। सबसे पहले तो दूल्हे को क्या दंड दिया जाता था। यदि दूल्हा 18 से 21 वर्ष के बीच का है और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की से वो विवाह करता है, तो उसे 15 दिन तक का साधारण कारावास या 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता था। यदि दूल्हा 21 वर्ष से अधिक का है तो सजा 3 महीने तक बढ़ सकती थी। अब नए प्रोविजन के हिसाब से अगर हम देखें तो वो सजा अब 2 साल तक हो सकती है और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब हम विवाह के जो आयोजक होते हैं उनके ऊपर क्या पनिशमेंट है, इस पर चर्चा करते हैं। तो जो व्यक्ति बाल विवाह का आयोजन करता है या उसे बढ़ावा देता है तो उसे भी 3 महीने तक की जेल और जुर्माना की सजा दी जा सकती थी। ये तो 1929 में। आज उन्हें भी 2 साल तक की सजा और 1 लाख जुर्माने का उसमें प्रावधान दिया गया है। और कर्नाटक में तो बल्कि और भी ज्यादा इसमें जो स्ट्रिक्ट एक्शन है उसमें कम से कम 1 साल की सजा है और वो सजा 2 साल तक हो सकती है और जुर्माना भी उसमें बढ़ा रखा है। अब जो अभिभावक हैं उन बच्चों के जो शादी कराते हैं, चाइल्ड मैरिज कराते हैं, तो माता पिता या गार्जियन जो विवाह की अनुमति देते हैं उन्हें भी समान सजा का
इसमें प्रावधान दिया था। और सेम ऐसे ही 2006 के जो एक्ट है उसके अंदर भी यही प्रोविजन है कि उन्हें भी 2 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया जा सकता है। हालांकि इस अधिनियम में एक विशेष प्रावधान था कि किसी भी महिला को, जो 1929 का प्रावधान, उसमें किसी भी महिला को जेल की सजा नहीं दी जाएगी, ऐसा उसके अंदर एक प्रावधान था। उनको केवल जुर्माना लगाया जा सकता था। ये उस समय की यानी कि जो उस समय की जो सोशल सेंसिटिविटी है उसको ये दर्शाता था, और महिलाओं के लिए कोई जेल की सजा इसके अंदर नहीं दी गई थी। जी, आगे मैं आपसे जानना चाहेंगे कि बाल विवाह के मामलों में अभियोजन कैसे शुरू किया जा सकता है? शालिनी जी, जो अधिनियम है उसके तहत कोई भी अभियोजन, जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, उनको शुरू करने की जो प्रक्रिया है मुख्य रूप से शिकायतों पर आधारित होती है। कोई भी व्यक्ति जिसे बाल विवाह की जानकारी हो, वह फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास जाकर एक औपचारिक शिकायत दर्ज करा सकता था। मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह शिकायत की जो सत्यता की जांच करे और उसके बाद कार्रवाई शुरू करे। आयोजन शुरू करने की एक जो महत्वपूर्ण शर्त यह थी कि शिकायत विवाह संपन्न होने के 1 वर्ष के भीतर दर्ज की जानी चाहिए थी। इस समय जो लिमिटेशन पीरियड के बाद शिकायत पर विचार नहीं किया जाता था, यानी कि अगर 1 साल के बाद कोई शिकायत दी जाती थी तो उस पर विचार नहीं होता था, क्योंकि वो लिमिटेशन के बाहर चली जाती थी। अदालत कार्रवाई शुरू करने से पहले शिकायतकर्ता से एक प्रारंभिक जांच के लिए कह सकती थी, ताकि जो भी झूठे मामले हैं उनसे बचा जा सके। जो 1929 के अधिनियम है उसमें पुलिस को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं था, और इसे एक नॉन कॉग्निजेबल अपराध की श्रेणी में दिया गया था। इसका मतलब था कि बिना अदालत के आदेश के कानूनी प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती थी। लेकिन अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो बाल विवाह एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ये नॉन बेलेबल है, यानी कि अगर कोई ऐसे बाल विवाह पाया जाता है कहीं होना, तो इसमें ये तुरंत उसमें अरेस्ट किया जाता है और ये कॉग्निजेबल की श्रेणी में अभी दिया हुआ है। जी, हम बात कर रहे थे बाल विवाह निरोधक कानून के बारे में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ राम नरेश यादव जी। हम आपसे आगे जानना चाहेंगे कि इस अधिनियम के तहत कौन से अधिकारी बाल विवाह को रोकने के लिए जिम्मेदार हैं और उनकी भूमिका क्या है? शाली, जो 1929 के अधिनियम है उनके तहत जो मुख्य जिम्मेदारी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की होती है, उनकी भूमिका केवल सजा देना ही नहीं बल्कि विवाह को रोकना, यानी कि उसको प्रिवेंट करना भी होता था। मजिस्ट्रेट के पास स्टे ऑर्डर जारी करने की शक्ति थी, जो किसी भी प्रस्तावित बाल विवाह को अवैध घोषित कर सकता था। अगर हम स्थानीय स्तर पर बात करें तो जिला प्रशासन और पुलिस की भी ये जिम्मेदारी थी कि मजिस्ट्रेट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करें। हालांकि इस पुराने अधिनियम में विशिष्ट बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों यानी कि चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स का कोई स्पष्ट पद नहीं था, जैसा कि 2006 के नए कानून में है। फिर भी ग्राम प्रधान और स्थानीय जो रेवेन्यू ऑफिसर्स से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने क्षेत्र में होने वाले बाल विवाहों की सूचना हायर ऑफिसर्स यानी उच्च अधिकारियों को दे। उनकी भूमिका एक तरह से मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के रूप में कार्य करने की थी, ताकि कानून का उल्लंघन न हो। जी, आगे मैं आपसे जानना चाहेंगे कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929 के तहत लड़कियों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाती है? यह जो अधिनियम है वो इनडायरेक्ट रूप से लड़कियों के जो बुनियादी मानव अधिकार है उनकी रक्षा करता है। सबसे पहले ये उनके स्वास्थ्य के अधिकार यानी उनके जो राइट टू हेल्थ है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। अब कैसे? कम उम्र में जब विवाह का मतलब था उम्र में, यानी कम उम्र में जब विवाह हो जाता था तो इसका मतलब था कि कम उम्र में गर्भधारण भी होने की संभावनाएं थी, जो लड़कियों के लिए एक कुपोषण और मृत्यु का कारण बनता था। आयु सीमा निर्धारित करके कानून ने उन्हें शारीरिक मैच्योरिटी प्राप्त करने का समय दिया, सबसे पहला।
दूसरा जो महत्वपूर्ण अधिकार है वो शिक्षा का अधिकार है, यानी राइट टू एजुकेशन है। जी बाल विवाह अक्सर लड़कियों की पढ़ाई छूटने का कारण बनता था। जी विवाह की उम्र बढ़ने से उन्हें स्कूल और कॉलेज जाने का अवसर मिला। इसके अलावा अधिनियम ने लड़कियों को कंसेंट यानी सहमति के अधिकार की ओर भी अग्रसर किया, जी क्योंकि अब जब एक मैच्योरिटी लेवल के बाद पढ़ी लिखी लड़की से जब कोई विवाह की बात की जाती है तो आज के संदर्भ में ये जरूरी है कि उसकी सहमति यानी उसकी कंसेंट ली जाए और तभी विवाह जैसी चीजों के लिए आगे बढ़ा जाए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण एक कदम है आज के संदर्भ में। हालांकि जो 1929 का कानून था उसमें सहमति पर इतना जोर नहीं था, लेकिन इसने इस विचार की नींव रखी, जो 1929 का जो पुराना कानून है उसने इस विचार की नींव रखी कि एक लड़की को अपना जीवन साथी चुनने और वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को समझने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए, और वो तभी हो सकती जब एक पर्टिकुलर एज यानी कि एक मैच्योरिटी लेवल के बाद उसकी शादी की जाए। ये उनके जो शोषण यानी कि जो उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, जल्दी शादी करना, फिर घर गृहस्थी में उलझ जाना, फिर बच्चे हो जाते थे, इससे उनका बचपन ही खत्म हो जाता था छोटे बच्चों का, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और उनको उनके कंधे पर इतनी छोटी उम्र में एक जिम्मेदारी आ जाती थी, वो समझ ही नहीं पाते थे कि इसका कैसे जिम्मेदारी का हम निर्वाह करें। तो ये जो शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन है, तो ये जो कानून है एक कानूनी सुरक्षा कवच प्रदान करता है उन बच्चों के लिए जिनका उस समय बाल विवाह होता था, और अब ये एक प्रिवेंटिव एक्शन की तरह है ताकि बच्चे पढ़ सकें, एक मैच्योरिटी लेवल पर आए, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और जीवन में वो जो भी कुछ करना चाहे एक समय आने पर उसको कर सके। तो एक तरह से ये कानूनी सुरक्षा कवच है। जी बिल्कुल। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं? सरकार की सबसे पहले जिम्मेदारी इस कानून के बारे में है कि अवेयरनेस, यानी कि जितनी ज्यादा जागरूकता लाई जा सके, फैलाई जा सके, वो सरकार का काम है। क्योंकि बाल विवाह एक गहरी सामाजिक परंपरा थी, इसलिए केवल कानून बना देना इसमें काफी नहीं था। जी सरकार को जनता को कम उम्र में विवाह के कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में शिक्षित करना था। इसके अलावा सरकार की जिम्मेदारी एक प्रभावी प्रवर्तन तंत्र यानी एक प्रभावी इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म सुनिश्चित करना था। इसमें न्यायपालिका की मदद करना और पुलिस को निर्देश देना शामिल था कि वे बाल विवाह की शिकायतों पर गंभीरता से ध्यान दें। समय समय पर अधिनियम में संशोधन करना भी सरकार का काम था, जैसे कि 1978 में आयु सीमा बढ़ाई गई। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना था कि जन्म और विवाह का पंजीकरण सही ढंग से हो ताकि आयु संबंधी धोखाधड़ी को रोका जा सके। एक स्टैटिस्टिकल डेटा इकट्ठा करना और उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां बाल विवाह अधिक प्रचलित है, जैसे कुछ स्टेट्स हैं हमारे भारत के जहां आज भी बाल विवाह होता है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे एरियाज को डिटेक्ट करे, उनको आइडेंटिफाई करे और फिर एक्शन ले और एक कठोर कार्रवाई करे ताकि बाल विवाह जैसी कुप्रथा रोकी जा सके। तो ये सरकार की एक रणनीतिक जिम्मेदारी बनती है कि इन सभी लेवल पर वो काम करे और बाल विवाह जैसी जो कुप्रथा है उसको रोका जा सके। जी बिल्कुल सही कहा। आगे हम आपसे जानेंगे कि बाल विवाह के सामाजिक और कानूनी प्रभाव क्या हैं? जी शालिनी जी, बाल विवाह का जो सामाजिक प्रभाव बड़े ही विनाशकारी होते हैं। सबसे ये गरीबी का जो साइकिल ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी के चक्र को ये बढ़ावा देता है, क्योंकि कम उम्र में जो विवाहित जोड़े हैं अक्सर अनएजुकेटेड और अनस्किल्ड रह जाते हैं। सामाजिक रूप से ये जनसंख्या वृद्धि और जेंडर इनइक्वलिटी को भी ये जन्म देता है। बच्चों का बचपन छिन जाता है और वो खेल कूद व सीखने की जो उनकी उम्र होती है उसमें घरेलू जिम्मेदारियों में दब जाते हैं। कानूनी रूप से 1929 के अधिनियम का प्रभाव थोड़ा जटिल था। इस कानून के तहत किया गया बाल विवाह दंडनीय तो था, लेकिन वह इनवैलिड नहीं होता था, यानी सजा काट लेने के बाद भी पति पत्नी का रिश्ता कानूनी बना रहता था। यह इस कानून की एक सबसे बड़ी कमी मानी जाती थी। हालांकि इसने भविष्य के जो कड़े कानून है उनके लिए एक बेस यानी आधार तैयार किया,
कानूनी प्रभाव ये भी था कि इसने विवाह को केवल एक निजी धार्मिक मामला न मानकर एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में स्थापित किया, जिसमें जो राज्य है वो हस्तक्षेप कर सकता है। अभी जो नया कानून है उसके अंदर अगर इस तरह का कोई भी विवाह होता है तो वॉइड एब इनिशियो है, यानी वो शुरू से ही इनवैलिड है और वॉइड है इस टाइप की शादी, और उसको रद्द करने के लिए, इनवैलिड करने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, ताकि वो एक डिग्री ऑफ नलिटी उसके अंदर ली जा सके। जी, आगे मैं आपसे जानना चाहेंगे कि इस अधिनियम के तहत बाल विवाह के मामलों में अदालत की क्या भूमिका है? अदालत इस अधिनियम में एक कस्टोडियन के रूप में कार्य करती है। उसकी भूमिका को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला प्रिवेंटिव और दूसरा है प्यूनिटिव। प्रिवेंटिव मतलब निवारक और प्यूनिटिव मतलब सुधारात्मक। जो निवारक भूमिका है उसमें अदालत स्टे ऑर्डर जारी करती है। यदि अदालत को विश्वसनीय जानकारी मिलती है कि बाल विवाह होने वाला है तो वह संबंधित पक्षों को इसे न केवल रोकने का आदेश देती है, और इस आदेश का उल्लंघन करना अपने आप में ही एक गंभीर अपराध माना जाता है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाया जाता है। सुधारात्मक भूमिका में हम देखें तो अदालत विवाह संपन्न होने के बाद दोषियों को सजा सुनाती है। अदालत ये सुनिश्चित करती है कि जो एविडेंस आए हैं, जो साक्ष्य आए हैं, उनके आधार पर उम्र का सही निर्धारण हो। वह स्कूल प्रमाण पत्र या जो मेडिकल रिपोर्ट्स की जांच करती है। अदालत की भूमिका समाज में यह विश्वास पैदा करना है कि कानून का उल्लंघन करने पर परिणाम भुगतने होंगे, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों में कमी आए। यानी कि एक डिटरेंट इफेक्ट भी होता है अदालत का। वो देखेगी कि कठोर निर्णय लिया है और सजा हुई है, ताकि लोग उस चीज को ना करें और डरे कानून से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राम नरेश यादव जी, हमारे दर्शकों तक बाल विवाह निरोधक की तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।